Assalamu alaikum. Hope you are doing good. Today we will start lecture 2 on the photoelectric effect. This is the second lecture of our lecture series of quantum mechanics. So today we will discuss about the photoelectric effect. अब हमें पता है कि स्टार्टिंग में 1600 में जो न्यूटन था उसने जो लाइट की नेचर बताई थी, वो कहा था कि जो लाइट है वो करपस्कुलर नेचर की है। और उसके बाद फिर हाइजन आया, हाइगन ने बताया कि जो लाइट है वो वेव नेचर होती है। और फिर इसी तरह आइंस्टाइन आया तो और उसने कहा कि नहीं, लाइट की पार्टिकल नेचर होती है। तो इस तरह लाइट की जो नेचर है वो डिस्कस होती रही। तो अब लाइट जो है वो उसकी दो टाइप की नेचर होती है, एक वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होती है। अब वेव नेचर तो जो लाइट की थी उसके वाइव नेचर जो लाइट की है उसको प्रूव करने के लिए वेरियस एक्सपेरिमेंट्स लाइक डायफ्रैक्शन हमने पढ़ा, इंटरफेरेंस देखा और पोलराइजेशन देखी। तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे, जितने भी फिनोमेनास थे, इसमें जो लाइट की जो नेचर शो हुई वो थी वेव नेचर। लेकिन अब लाइट की पार्टिकल नेचर भी है, तो उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया तो वो एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने प्रूव किया कि जो लाइट होती है उसकी पार्टिकल नेचर होती है। अब मैटर हमारे पास, मैटर का मतलब समझो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की भी दो टाइप की नेचर्स होती हैं, वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होती है। और पार्टिकल नेचर अगर इलेक्ट्रॉन की हम देखें तो हमें तो पता है कि इलेक्ट्रॉन, हमें खुद अगर हम देखें तो हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल ही होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर भी होती है और इसको प्रूव किया था डेविसन एंड जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट में, जिन्होंने देखा कि हम लोग को इलेक्ट्रॉन ने डायफ्रैक्शन की है। हमें पता है कि जो डायफ्रैक्शन का फिनोमेना था वो तो लाइट ने एक्सप्लेन किया था तब जब लाइट की वेव नेचर थी। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन भी डायफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी डायफ्रैक्शन कर रहा है, तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी वेव नेचर रखता है। तो ये हमें पता चला कि जो लाइट एंड मैटर बोथ हैज़ ड्यूअल नेचर ऑफ, both has dual nature, both can be particle and both can have an wave nature. So light की अब हम पार्टी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमने डिस्कस करना है तो उसमें हम ये देखेंगे जो लाइट है उसकी कौन सी नेचर है, पार्टिकल नेचर है। अब 1675 में न्यूटन ने ये कहा था कि जो लाइट है उसकी पार्टिकल नेचर है और उसकी करपस्कुलर नेचर, उसने वर्ड यूज़ किया था कॉर्पस्कुलर। फिर हाइजन आया, हाइगन ने कहा कि नहीं, लाइट की वेव नेचर है। और फिर इसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें लाइट की वेव नेचर प्रूव हुई, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये जितने भी फिनोमेनाज हैं इन्होंने प्रूव किया कि लाइट जो है उसकी वेव नेचर है। फिर 1905 में आइंस्टाइन था, आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट जो है उसकी पार्टिकल नेचर होती है और उसने वो एक्सप्लेन किया था पार्टिकल नेचर उसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जिसमें उसको एक नोबेल प्राइज भी मिला। अब जो आइंस्टाइन ने उसने ये कहा था कि जब हम किसी मेटल सरफेस पर लाइट को फॉल करवाते हैं और लाइट जो है वो हमें पता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी वेवलेंथ भी होगी, तो हमें मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी या किसी भी हम लोग अगर लाइट को फॉल करवाएं उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो और वो किसी मेटल सरफेस पर फॉल करे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्टेड होते हैं उस मेटल सरफेस से, इमिट आउट होते हैं उस मेटल सरफेस से। तो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने। और यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि जब मेटल की सरफेस पर कोई भी लाइट फॉल करवाएगी तो उस मेटल की सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट आउट होंगे। और ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो इसमें उसने एज्यूम किया था आइंस्टाइन ने कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पार्टिकल नेचर है और पार्टिकल नेचर है, तो उसने यूज़ किया था वर्ड कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन से मिलकर बना हुआ है। फोटोन के पास फिक्स एनर्जी होती है। फोटोन इज बेसिकली पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज आल्सो नोन एज क्वांटा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पार्टिकल नेचर है जिसको हम क्वांटा भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या, फोटोन है। तो ये प्रूव ये सोचा कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर, लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जिसको हम कहते हैं फोटोन। और जो फोटोन है उसको कोई मैथ अभी तक डिफाइन नहीं हुआ, लेकिन रेस्ट मैथ उसका जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है। अब जितने भी फोटोन है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं और फोटोन जो है उनकी जो नेचर है वो न्यूट्रल है और उनके पास फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और फिक्स अमाउंट ऑफ मोमेंटम होता है, जिसकी एनर्जी का रिलेशन हम निकाल सकते हैं E इक्वल्स टू HF या E इक्वल्स टू HC ओवर लेमडा से। अब फोटोन किसी भी चीज़ से इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो कोलिजन जब भी होगी तो उसकी जो कोलिजन होगी वो परफेक्टली इलास्टिक होगी। ठीक है। अब हम लोग जब भी लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब हम लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ करते हैं जब लाइट मेटल सरफेस पर फॉल कर रही है तो लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लाइट से आ रहे हैं वो उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन जो फोटोन है उसकी जो एनर्जी है वो फिक्स है। नंबर ऑफ फोटोन्स जो आ रहे हैं इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने से नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, और लेकिन हर फोटोन की एनर्जी फिक्स है। एनर्जी क्या होती है, डिस्क्रीट है और फिक्स एनर्जी है जिसको पैकेट ऑफ एनर्जी भी कहा गया था।
अब हम लोग अगर किसी भी मेटल सरफेस पर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाउंड होता है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो जो एक एटम का अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने न्यूक्लियस के साथ बाउंड होगा, और इसके साथ साथ अपने साथ जो दूसरे न्यूक्लियस उस सॉलिड के अंदर प्रेजेंट है तो वो भी उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहे होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाउंड होगा। इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं निकल सकता, लेकिन सरफेस पर अगर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर उस इलेक्ट्रॉन पर नीचे वाले न्यूक्लियस जो है वो फोर्स लगा रहे होंगे, लेकिन उसके ऊपर सरफेस पर कोई एटम नहीं है, तो उस पर ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन पर ऊपर वाले न्यूक्लियस से कोई नहीं होगा, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से निकल सकते हैं। अगर हम उस मेटल सरफेस को हीट करें तो हीटिंग करने से इलेक्ट्रॉन जो इमिट होंगे तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन को फील्ड में रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फील्ड इमिशन। लेकिन आज के केस में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, तो इसमें क्या करेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाएं, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करवाएंगे बाय फॉलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑन द मेटल सरफेस। ठीक है। अब हम लोगों के हर एनर्जी पर तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, बल्कि हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिस पर इलेक्ट्रॉन जो है वो उस मेटल सरफेस पर से निकल सकें, तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन, जिसको मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वर्क फंक्शन है वो तो डिपेंड करता है मटेरियल पर, कि मतलब जो मेटल उसकी सरफेस क्या है। मतलब कि अगर मेटल हमारे पास सोडियम एटम से मिलकर बनी हुई है, तो सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से नहीं देगा, क्योंकि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। लेकिन अगर वो मेटल सीजियम का मिलकर बना हुआ है, तो सीजियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होगा। इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, तो उसका वर्क फंक्शन कम होगा। तो वर्क फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर भी, वो वेरी करता है मेटल टू मेटल। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने जो एनर्जी दी है, जो हमारी आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या लाइट है, अगर उसकी एनर्जी उस वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मेटल को चाहिए उससे ज़्यादा होगी, तब ही इलेक्ट्रॉन की चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन निकल सके। और ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, 100% श्योर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन लाजमी निकलेगा, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन इक्वल होगी, ये वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी, तो अभी भी तब चांसेस हो सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के निकलने के, लेकिन गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो होगा ये कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जो आने वाली रेडिएशन है उसकी एनर्जी वेव फंक्शन से ज़्यादा होगी, तो क्या होगा कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में यूज़ होगी और इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। लेकिन जो बाकी एनर्जी बच गई है वो एनर्जी ज़ाया नहीं होगी, बिकॉज एनर्जी कंजर्व रहती है, और जो एनर्जी ज़ाया एक्स्ट्रा बच जाएगी वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेके अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी लाइट की आ रही थी उसमें से कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में यूज़ होगी और कुछ एनर्जी वेव फंक्शन में यूज़ होगी। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा उसका, तो वो एनर्जी का होगा E इज इक्वल्स टू एच एफ प्लस फाइव, जिसमें एच एफ हमारे पास E इज इक्वल्स टू फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी, और फाइव हमारे पास वर्क फंक्शन है। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट आउट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके निकलेगा, और जिसकी जो स्पीड होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, और इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को यूज़ करेगा। तो इसका मतलब है कि जो हम लोग को जो आने वाली एनर्जी वो कम से कम एनर्जी होगी जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो हमें पता है E इज इक्वल टू एच एफ होता है, तो इसका मतलब है कि वो कम से कम फ्रीक्वेंसी भी होगी जिस पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसी फ्रीक्वेंसी होती है, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो, तो इसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी होती है E ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव। फाइव वर्क फंक्शन है, E हमें पता है एच एफ का इक्वल होता है, और एफ हमारे पास हो जाएगा फाइव और एच। अब हम लोगों ने मिनिमम एनर्जी देखनी है, तो मिनिमम एनर्जी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी तब आएगी जब एनर्जी एग्जैक्ट इक्वल होगी वेव फंक्शन के। तो ये हमारे पास मिनिमम एनर्जी है, तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को इक्वल कर देना है फाइव और एच कट के, जिसमें हमारे पास एफ नोट हमारे पास हो जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम लोग उसी लास्ट एक्सप्रेशन में अगर हम फाइव की वैल्यू पुट करें एच एफ नोट, तो हमारे पास ये टर्म आएगी, ये सेकंड टर्म आएगी जो इस पेज में पुश हो रही है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं तो वाई एक्सिस में हम गे मैक्सिमम लेते हैं और एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो हमें इसका मतलब है कि जब अगर हम फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो फ्रीक्वेंसी जीरो होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं निकली, इंक्रीज नहीं हुई जब तक फ्रीक्वेंसी एफ नोट तक नहीं पहुंच गई। एफ नोट पर फ्रीक्वेंसी पहुंची तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इस पर इलेक्ट्रॉन निकल के और फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है। इसी तरह थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है कि वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो वो हमारे पास लैम्डा नोट की एक्सप्रेशन के इक्वल होगी। और अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए तो वन ओवर लैम्डा नोट से बनाएंगे, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा फाइव इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा नोट। तो काइनेटिक एनर्जी जगह हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि वन ओवर लैम्डा जो हमारे पास है वो
ग्रेटर होगा 1/λ नोट से, तो 1/λ नोट से ग्रेटर होगा, या हम ये कह सकते हैं जो लैम्डा है वो लेस देन है लैम्डा नोट से। लैम्डा नोट हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ हमारे पास जो है जिस पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट आउट होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो वेवलेंथ इससे कम हो सकता है, मतलब लैम्डा नोट से कम हो सकती है लेकिन लैम्डा नोट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग आने वाली लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटोन ज़्यादा आएंगे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजेक्ट आउट होंगे, लेकिन उनकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी इंटेंसिटी इंक्रीज करने से। ये एक बहुत मेन पॉइंट है। लेकिन हम अगर इलेक्ट्रॉन की आने वाले फोटोन की एनर्जी ज़्यादा करें, या हम भी कह सकते हैं उनकी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करें, तो फिर का इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट आउट हो रहा है उसका नंबर नहीं बढ़ेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास था मेन चीज़ें। आई होप ये क्लियर होगा। अगर हम एक क्वेश्चन कर लें कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, मेटल सरफेस है, जिसका वेव फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हमें लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी बताएं जिससे फोटो इमिशन होगी। तो लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो फ्रीक्वेंसी लॉन्गेस्ट सॉरी वेवलेंथ हमने निकालनी है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है कि वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पर इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो, या वो मिनिमम एनर्जी जिस पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट आउट हो। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर हम अब वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन था E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइव का, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी हम जीरो कर देते हैं तो एनर्जी हो जाएगी फाइव की इक्वल। और एनर्जी का फॉर्मूला होता है HC और लैम्डा। तो हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम का एक्सप्रेशन आ जाएगा, और लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी 310 नैनोमीटर, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब हम लोग अगर सेकंड क्वेश्चन देखें तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास दो मेटल सरफेस हैं, एक वेव फंक्शन फंक्शन एफ फाई है, और दूसरे का भी फंक्शन फाई है, और दोनों मेटल सेम है। इसका मतलब दोनों का वर्क फंक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। अब तो एक मेटल के पास जो आने वाली वेवलेंथ है वो 248 नैनोमीटर है, और दूसरे के पास आने वाली वेवलेंथ 310 नैनोमीटर है। हम और पहले मेटल का जो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो रहा है उसकी वेलोसिटी V1 है, और दूसरे मेटल के इलेक्ट्रॉन जो इमिट आउट हो रहे हैं उसकी वेलोसिटी V2 है। तो इन दोनों वेलोसिटी का रेशियो 2:1 है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी 1 जो है वो 2 गुना ज़्यादा है V2 से, ठीक है। तो हम लोगों ने निकालना है असल में वेव फंक्शन निकालना है हम लोगों ने, ठीक है। तो वेव फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग फर्स्ट मेटल के लिए आइंस्टीन इक्वेशन लिखें जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E-5 होती है, तो अगर हम 5 का एक्सप्रेशन अलग करें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, जिसमें हम लोग V की वैल्यू डालेंगे तो 2V2 डालेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। फिर इसी तरह हम लोग वेव फंक्शन हम लोग सेकंड मेटल के लिए लिखेंगे, और दोनों मेटल का वेव फंक्शन इक्वल है तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर देना है। इक्वेट करने के बाद हम लोगों ने V2 का की वैल्यू निकालनी है, और फिर उसको हम लोगों ने V1 वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देनी है जो वेव फंक्शन फर्स्ट मेटल का, जिससे हम लोग वेव फंक्शन निकाल सकते हैं फर्स्ट मेटल का। आई होप ये क्लियर होगा। दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पार्ट 2 है इसमें हम डिस्कस करेंगे फोटो करंट को और स्टॉपिंग पोटेंशियल को। टिल देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।